नमस्कार। आज की कार्यशाला के तीसरे सत्र में आप सभी का स्वागत है। तीसरा सत्र हमने भौगोलिक सूचना प्रणाली व उसके अनुप्रयोग पर रखा है, यानी जीआईएस टेक्नोलॉजी और उसके एप्लीकेशंस। जैसे कि हमने पहले भी कई बार इस बात को डिस्कस किया कि जीआईएस टेक्नोलॉजी क्या है और आपने कई बार देखा होगा, तो आज थोड़ा हम इसको जानने की कोशिश करेंगे और इस तकनीक के बारे में जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो उसमें पहले ये समझेंगे कि ये तकनीक का उपयोग कहाँ-कहाँ होता है और फिर इस तकनीक को बनाने में और या इसका उपयोग करने में हमको क्या-क्या स्टेप लेने होंगे। क्योंकि जीआईएस जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो वास्तविक दुनिया के जो भी हमारे ज्योग्राफिकल फीचर्स होते हैं, उन फीचर्स को हम लोग जो है कंप्यूटर फॉर्म में लेके आते हैं और तब उसको यूज करके हम प्लानिंग या कोई भी ऐसा योजना बना सकते हैं, जैसे चाहे वो गवर्नमेंट से संबंधित योजनाएं हों या फिर कोई सामान्य व्यक्ति भी अपने खुद की योजनाएं उस पर बना सकता है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जो जीआईएस है, जो भौगोलिक सूचना प्रणाली है, उसमें हम किस तरह के आंकड़ों का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि स्थानिक आंकड़े जब हम बोलते हैं, यानी स्पेशल डेटा, तो ये डेटा कई रूप में हमें प्राप्त हो सकता है या इसके कई सोर्स हो सकते हैं। अगर आप एक एग्जाम्पल के तौर पर लें, एक उदाहरण के तौर पर लें, अगर कोई स्थान का नाम, नेम ऑफ द प्लेस, जैसे अगर हम देखें किसी शहर का नाम, किसी गांव का नाम या किसी राज्य का नाम अगर दें, तो ये जो नाम है वो उसको स्थानिक बनाता है। अगर एक प्लेस नेम बोलते हैं तो वो स्पेशल लोकेशन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। दूसरा तरीका अक्सर हमने देखा है कि पोस्टल कोड, जैसे हमने बोला कि ये पिन कोड कहाँ का है, तो वो पिन कोड के आधार पर भी आप स्थान को बता पाते हैं। तो ये भी एक तरीका है कि अगर हम स्थान के बारे में अगर कोई सूचना एकत्रित करना चाहते हैं या जानकारी लेना चाहते हैं तो पोस्टल कोड भी एक तरीका माना जा सकता है। दूसरा तरीका जो हम जनरली यूज करते हैं वो है आपका दूरी। अगर हम कहें कि जो स्थानिक इंफॉर्मेशन और आंकड़े जो हम एकत्रित कर रहे हैं, अगर हम कहें कि देहरादून कहाँ है, तो अगर एक इसकी दूरी इस तरह से दिखाई जाए कि देहरादून लगभग 300 किलोमीटर दिल्ली से है, दिल्ली से करीब 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो यह भी एक तरीका है जो आपके उसकी लोकेशन को जो है बताने में हम लोग जिसका उपयोग करते हैं। या कभी हम उसका विवरण भी दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। अगर जैसे डिस्क्रिप्शन कई तरह के हो सकते हैं कि अगर कोई लोकेशन के आसपास की चीजों को हम एक्सप्लेन करें कि देहरादून के पास कौन सा शहर है या देहरादून के पास जैसे आपने बोला कि मसूरी हिल स्टेशन है, तो इस तरह के जो विवरण है उसके द्वारा भी हम स्थान को दिखाते हैं। जो दूसरा जो अन्य तरीका जिसको हम कहें कि मैथमेटिकली है और मैथमेटिक्स के आधार पर हम स्थान को जब दिखाते हैं तो वह है आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ये अक्सर हम लोग यूज करते हैं, अक्षांश और देशांतर। सो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के फॉर्म में भी किसी जगह को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब ये लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड या अक्षांश देशांतर जब हम कंप्यूटर में रिकॉर्ड करते हैं या इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, तो ये जो डिजिटल फॉर्मेट में जो डेटा आप हमारे पास आता है, तो उसको हम फर्दर इसका जो विश्लेषण करके, एनालिसिस करके हम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि कोई डेटा अगर हमारे पास है, वो डेटा को अगर हम कहें कि वो स्पेशल डेटा है, तो बेसिकली जो स्पेशल डेटा या स्थानिक आंकड़े का मतलब ये होता है कि वो किसी प्लेस नेम या जगह के स्थान को प्रदर्शित कर रहा है और तरीका कुछ भी हो सकता है। तो अब जब ये आंकड़े हमारे पास हैं या ये जानकारी हमारे पास उपलब्ध है, अब इस जानकारी को जब एक हम सिस्टम में, एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम में लेके आते हैं, तो जनरली हम लोग उसमें एक टेक्नोलॉजी का नाम अक्सर लेते हैं, वो है जीआईएस। तो पहले आप समझते हैं कि जीआईएस होता क्या है। सो जीआईएस का अगर आप इंग्लिश में नाम देखें, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो ज्योग्राफिकल जैसे हमने देखा कि भौगोलिक, इंफॉर्मेशन जानकारी, और इन सिस्टम मीन्स प्रणाली। सो जो भौगोलिक सूचना प्रणाली, सो भौगोलिक आंकड़े या भौगोलिक जानकारी को जब हम कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर करते हैं तो वहां पर ये भौगोलिक सूचना प्रणाली के तौर पर काम करता है। तो यहां पर होता क्या है कि जो भौगोलिक या भूस्थानिक जानकारी है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। हम एक ऐसी जानकारी के बारे में बात कर रहे हैं जो किसी स्थान या जगह के बारे में हमको सूचना दे रहा है। तो अगर आप देखें तो पृथ्वी में
विभिन्न स्थानों के बारे में जानकारी, जैसे निम्न प्रश्न का उत्तर जानना। जैसे हमने कहा कि उस जगह पर क्या है, तो अगर हमने बोला कि उस जगह पर क्या है, तो ये क्या है जो है ये बेसिकली इसके क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स या इसके गुण है। बट वो जगह कहाँ है, उस जगह को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, तो एक यह ऐसा प्रश्न है जो हम इस तकनीक के माध्यम या इस प्रणाली के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर जान सकते हैं। दूसरा प्रश्न हो सकता है कि यह कहाँ उपलब्ध है। अगर हमने कहा कि यह कहाँ उपलब्ध है, तो यह भी एक ऐसा प्रश्न है जो, तो ये भी आपका जो उत्तर होगा वो स्थान या प्लेस नेम पर होगा। यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात हमको याद रखनी होगी जीआईएस में, वो है टाइम यानी समय। सो समय को एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में यहां पर आपको याद रखना होगा, क्योंकि जीआईएस में जब हम डेटा या आंकड़ों को बनाते हैं तो वहां पर हम लोग ये देखते हैं कि यह आंकड़े कब बनाए गए, क्योंकि टाइम जो स्टैंपिंग है, जो टाइम की इंफॉर्मेशन है, वो आंकड़ों में जरूरी हमें यहां पर स्टोर करनी होती है। और अक्सर जो भौगोलिक या भूस्थानिक शब्द अक्सर एक पर्यायवाची के रूप में हम लोग यूज करते हैं। कहीं पर जैसे आपने बोला कि ज्योग्राफिकल और जियोस्पेशल, ये दो ऐसे शब्द हैं जो हम लोग एक पर्यायवाची शब्द के रूप में अक्सर इस तकनीक में इसका उपयोग हम करते हैं। तो यहां पर आपको समझना होगा कि जियोस्पेशल और ज्योग्राफिकल जो दो टर्म है, हम जब यूज करेंगे तो इसका मतलब हम एक ही बात को बोलना चाह रहे हैं। तो यहां पर जब हम एक ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम या जीआईएस की बात करते हैं, ये जो एस वर्ड है ये तीन चीजों को रिप्रेजेंट कर सकता है। एक तो हो सकता है सिस्टम, दूसरा हो सकता है साइंस, और तीसरा हो सकता है स्टडीज यानी अध्ययन। जब आप इस एस को एक सिस्टम की तरह को उपयोग करते हैं तो उस वक्त हम लोग टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं। अगर ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करें तो हम लोग टेक्निक और टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी क्या हो सकती है वो आगे हम जानेंगे। अगर हम करें ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन साइंस या हम कहें विज्ञान की बात करें, तो वहां पर आप जो अवधारणाएं और उसके सिद्धांत वो क्या हैं उसके बारे में आप अध्ययन करेंगे। तीसरा है स्टडीज। अगर आप कहें कि ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन स्टडीज, तो वहां पर सामाजिक संदर्भ भी इसमें इंक्लूड करेंगे। जैसे ह्यूमैनिटीज की बात करते हैं तो या सामाजिक पहलू जो हैं उन आंकड़ों के साथ भी आप जोड़ेंगे। तो तीन तरह के चीजें यहां पर आपको याद रखनी पड़ेंगी। बट ट्रेडिशनली जब आप जीआईएस की बात करते हैं, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करते हैं, तो हम केवल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। बट आज के परिवेश में ये टेक्नोलॉजी के अलावा विज्ञान और अध्ययन में भी इस विषय का उपयोग किया जाता है। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे ऐसे कौन से सवाल हैं जिनका जवाब जो है हम जीआईएस के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। अब सवाल, जैसे हमने पहला प्रश्न हमने यहां पर लिया कि भौगोलिक स्थान, अगर आपको किसी स्थान या प्लेस नेम के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो उसकी इंफॉर्मेशन आप जीआईएस के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। अब वो प्रश्न क्या हो सकता है, जैसे आपने बोला कि उस जगह पर क्या है, ये आपने सिंपल सा प्रश्न किया और ये क्या है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है उसके गुण या एट्रीब्यूट से हम लेंगे। बट उसके अलावा भी ये भी देख सकते हैं, सपोज हमने एक बात कही कि देहरादून में क्या है, तो देहरादून में जैसे आपने बोला कि कई इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं या कोई केंद्रीय कार्यालय हो सकते हैं, या उसके अलावा आपके पास कुछ टूरिस्ट स्पॉट हो सकते हैं। तो उस लोकेशन से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रश्न आपका यहाँ पर उत्तर दिया जा सकता है। दूसरी ये हो सकती है कंडीशन क्या है, उसकी स्थिति क्या है। एक तो स्थिति की बात यह है कि जैसे हमने एक प्रश्न यहाँ पर दिया है, गंगोत्री ग्लेशियर की स्थिति क्या है, उसकी कंडीशन आज की डेट में क्या है, कि उसकी कंडीशन अगर आप करें तुलनात्मक कंडीशन भी देख सकते हैं। जैसे कि आपने बोला कि आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले ग्लेशियर की क्या स्थिति थी और आज वो स्थिति क्या हो गई है। अगर आपको दो टाइम पर दो समय पर अगर उसकी स्थिति को कंपेयर करना है तो वो कंडीशन भी आप यहां पर प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी चीज जो आप जीआईएस के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं वो है रुझान, क्या ट्रेंड्स हैं। जैसे हमने बोला कि धरती का तापमान बदल रहा है, बट धरती का तापमान अगर बदल रहा है, अगर हम ये बात बोलें तो ये हमारे डेटा पर आधारित होगा। जैसे अगर हमारे पास 100 साल का डेटा है, लास्ट 100 ईयर का डेटा हमारे पास है, और हमने देखा कि ये टेम्परेचर है पूरा किस तरह से चेंज हो रहा है। एक पर्टिकुलर प्लेस, एक किसी जगह के बारे में अगर हम बात करें तो टेम्परेचर का रुझान हम जान सकते हैं। उसी तरह हम कई तरह के ट्रेंड्स देख सकते हैं, जरूरी नहीं टेम्परेचर, उसके अलावा किसी भी तरह का डेटा जो हमारे पास, जैसे हमने पहले बात करी थी कि यहाँ पर हमको टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप डेटा क्रिएट कर रहे हैं तो आपको ये इन्फॉर्मेशन भी अपने पास रखनी होगी कि वो
कब डेटा को बनाया गया। तो जब वो इन्फॉर्मेशन आप टाइम इन्फॉर्मेशन स्टोर करेंगे तो उसके आधार पर आप ट्रेंड जान सकते हैं। दूसरा ये है कि पैटर्न्स। पैटर्न भी बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर, क्योंकि जब आप हमारे पास एक समय आधारित डेटा होता है या टेम्पोरल डेटा होता है तो वहां पर हम ये भी देख सकते हैं कि जो स्पेशल पैटर्न्स हैं, या हम कहें कि जैसे हमने कहा कि वहां पर जो लैंड यूज किस तरह का है, या हमने बोला कि वहां पर किस तरह के जंगल हैं। अगर कहीं पर है कि वहां पर एवरग्रीन फॉरेस्ट है, कहीं पर हमने बोला कि नहीं वहां पर जो है एक अलग तरह के पेड़ पाए जाते हैं, तो उस तरह के पैटर्न भी हम यहाँ पर समझ सकते हैं। और जो अंतिम जो चीज यहाँ पर हमने दिखाई है वो है मॉडलिंग। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो जीआईएस का अगर हम कहें तो ये सबसे बड़ी काबिलियत है कि हम मॉडल भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास कुछ आंकड़े पिछले 100 साल के हैं या पिछले 10 साल के हैं या 20 साल के हैं, तो उसके आधार पर हम ये भी जानने की कोशिश कर सकते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है। जैसे आपने बोला कि अगर किसी शहर के बारे में आप अध्ययन कर रहे हैं और आपने जीआईएस में लास्ट 10 ईयर या 20 ईयर का कोई डेटा रखा हुआ है, और आप भी जानना चाहते हैं कि 10 या 20 साल में ये शहर जिस तरह से डेवलप हो रहा है, आने वाले 10 सालों में ये क्या हो जाएगा, तो ये साइंटिफिक इंफॉर्मेशन होगी। अदरवाइज भी हम इस बात को अक्सर बोला करते हैं कि नेक्स्ट आने वाले समय में शहर हमारा जो है यहाँ तक फैल जाएगा या यहाँ तक बढ़ जाएगा, बट वो जनरली हमारा जो है अजम्पशंस होते हैं या हमारा एक आइडिया होता है। लेकिन यहाँ पर अगर जीआईएस की बात करें तो डेटा के आधार पर, एक साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर आप मॉडल कर सकते हैं कि आने वाले समय में जो हमारा जो भौगोलिक परिदृश्य है वो कैसे परिवर्तित होगा या कैसे चेंज होगा और किस दिशा में चेंज होगा, और हम ये भी जान सकते हैं कि वो क्यों चेंज होगा। तो अब यहाँ पर इस तकनीक को जब हम यूज करते हैं या उपयोग में लाते हैं तो इस तकनीक में जो 3 चीजें आपको बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। एक है आपका ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जो इसका एक महत्वपूर्ण स्रोत है। जैसे हमने बोला कि जीएनएसएस में ये होता क्या है, ये बेसिकली एक सैटेलाइट या उपग्रहों की एक प्रणाली है जो धरती की सतह पर किसी वस्तु की स्थिति के बारे में सूचना प्रदान करती है। तो ये जो पोजिशनल इंफॉर्मेशन है, सुबह हमारे डायरेक्टर साहब ने भी इसके बारे में थोड़ी चर्चा की थी कि जो जीएनएसएस सिस्टम है उसके आधार पर आज के डेट में अगर आप देखें जीपीएस बहुत पॉपुलर है जो आप अपने मोबाइल पर यूज करते हैं। हिंदुस्तान का अपना नाविक सिस्टम अभी ऑलरेडी ऑपरेशनल हो गया है, और उसी तरह जो है ग्लोनास है। तो इस तरह की कई तकनीक हैं जिसमें एक कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट है, जिसके बारे में हम इस सत्र के बाद ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। उससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट की जानकारी या लोकेशन की इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो जब लोकेशन की इंफॉर्मेशन की बात होती है तो आपका जीएनएसएस सिस्टम जो और ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में काम करता है। जो दूसरी तकनीक इस भौगोलिक सूचना प्रणाली में है वो है आपका रिमोट सेंसिंग। तो रिमोट सेंसिंग जैसे कि हम जानते हैं, पहले भी हमने इस बारे में चर्चा की थी। किसी वस्तु को छुए बिना उसके बारे में जानकारी जुटाना सुदूर संवेदन या रिमोट सेंसिंग के अंतर्गत आता है। जैसे आपने बोला कि आप दूरी से एक डिस्टेंस से किसी ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। जैसे अगर हम अपने मोबाइल से भी एक अगर फोटोग्राफ लेते हैं तो बिना उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को छुए हुए हम उसका फोटोग्राफ लेते हैं और फिर हम बता पाते हैं कि ये फोटोग्राफ में क्या दिखाई दे रहा है। इसी तरह की तकनीक को हम जो है रिमोट सेंसिंग में यूज करते हैं। तो इसमें होता क्या है, जो जानकारी ली जाती है जनरली हम लोग उपग्रहों से या विमानों से लेते हैं। उपग्रहों में सेंसर्स लगे होते हैं और ये सेंसर जो है धरती की सतह के बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं इमेज के फॉर्म में। एक आपका जो है एक छवि आपको मिलती है और ये इमेज को उससे आगे हम लोग उसमें डेटा को प्रोसेस करके इंटरप्रेट करके इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो जो रिमोट सेंसिंग तकनीक है वो जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी में एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनपुट के रूप में काम करता है। अर्थात ये हुआ कि इसमें जो डेटा का इनपुट होगा वो कहां से आएगा, तो रिमोट सेंसिंग और जीएनएसएस 2 इसके इम्पॉर्टेंट स्रोत हैं। और इसमें अगर जीआईएस टेक्नोलॉजी जो जिसकी बात हम भौगोलिक सूचना प्रणाली के बारे में बात कर रहे थे, और इसको भी अगर हम साथ में इंटीग्रेट कर दें, इन तीनों टेक्नोलॉजी को अगर साथ में मिला दें तो इसको मिला के जो टेक्नोलॉजी बनती है उसको बोलते हैं जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी। जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी कोई एक तकनीक नहीं है, ये कई तकनीकों को मिला के बनाई गई है। तो यहाँ पर एक और तकनीक अगर आप बात करें जीआईएस की, जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी इसमें काम करेगी। तो यहाँ पर इन सारी तकनीकों को मिला के जो एक तकनीक बनती है उसको हम बोलते हैं जियो स्पेशल
टेक्नोलॉजी। अब जीआईएस के बारे में ऑलरेडी हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था, लेकिन अगर आप समझें तो भौगोलिक सूचना तंत्र या भौगोलिक सूचना प्रणाली, संक्षेप में हम इसको जीआईएस बोलते हैं, और ये बेसिकली एक कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को भौगोलिक सूचना के साथ एकीकृत कर इनके लिए आंकड़े एकत्रण, प्रबंधन, विश्लेषण, संरक्षण और निरूपण की व्यवस्था करता है। इसका मतलब ये है कि डेटा को स्टोर करता है, डेटा को मैनेज करता है, मैनेजमेंट की फैसिलिटी देता है आपको। उसके बाद उसमें आप एनालिसिस कर सकते हैं डेटा को, और एनालिसिस करने के बाद उस डेटा को आप प्रदर्शित या विजुलाइज भी कर सकते हैं। जब विजुलाइज करेंगे तो मैप के फॉर्म में कर सकते हैं, आप उसमें टेबल्स बना सकते हैं, आप ग्राफ बना सकते हैं, या 2D मैप, 3D मैप, ये सारे आपको तकनीक इसमें उपलब्ध रहेंगी। तो यहां पर इनका एकीकरण जब हम करते हैं तो उसको हम बोलते हैं जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी। सो जीआईएस की अगर परिभाषा देखें तो हम कह सकते हैं ये कंप्यूटर आधारित एक टूल है जो एक प्रणाली की तरह काम करता है, जिसमें भौगोलिक आंकड़ों का प्रसंस्करण, और जब हम प्रसंस्करण की बात करते हैं तो उसमें कैप्चरिंग है, भंडारण यानी स्टोरेज है, और हमको उसको रिक्रिएट भी कर सकते हैं, जैसे कैप्चर, रिट्रीवल, एनालिसिस एंड डिस्प्ले। तो ये 4 चीजें जो हैं इसका एक पार्ट होता है। जो प्रोसेसिंग होती है डेटा की जीआईएस में, उसमें 4 चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। एक होता है डेटा को कैप्चर करना, मतलब यह है कि डेटा कैसे बनाया गया, तो वो एक तकनीक इसमें शामिल होगी। दूसरी तकनीक होगी जब डेटा आपने बना दिया या क्रिएट कर दिया तो उस डेटा को कैसे आप स्टोर करेंगे, कहां संग्रहित करेंगे, आप अपने फाइल हार्ड डिस्क में कैसे रखेंगे, एज ए फाइल रखेंगे, किसी फोल्डर में स्टोर करेंगे या किसी डेटाबेस में स्टोर करेंगे। तो ये तकनीक जो है जीआईएस में शामिल होती है। जब ये डेटा हमारे पास आ जाता है, उसको हम स्टोर कर लेते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप जीआईएस में होता है उस डेटा को एनालाइज करना। उस डेटा को एनालाइज करने की जो टेक्निक होती है या विश्लेषण करने की जो तकनीक होती है, वो जीआईएस में इनबिल्ड होती है। इनबिल्ड एल्गोरिथम्स होती हैं, टूल्स होते हैं जिसको हम उसको यूज कर सकते हैं, और उनको यूज करने के बाद जो हमारा आउटपुट आता है उसको कैसे देखना है, वो देखने की तकनीक भी जीआईएस में शामिल होती है। तो ये एक जनरल डेफिनेशन है, एक सामान्य तौर पर अगर आप समझें तो बेसिकली होता क्या, ज्योग्राफी से रिलेटेड डेटा लिया, डेटा को स्टोर किया, मैनेज किया, उसको एनालाइज किया, और उसके बाद उसको प्रदर्शित कर दिया। सो ये यहां पर अगर हम समझें तो स्थानिक विश्लेषण के लिए उपकरण की तरह काम करता है। इसको बोल सकते हैं सेट ऑफ इंटीग्रेटेड टूल्स फॉर स्पेस एनालिसिस। दूसरा, इसमें आप ये बात कर सकते हैं कि इसमें पूर्ण प्रसंस्करण, यानी डेटा का अगर प्रोसेसिंग इसमें करनी है तो उसका सारे टूल इसमें आपको उपलब्ध होंगे। सो इट्स बेसिकली इनकम्पासेस ऑफ द एंड टू एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। सो अगर डेटा को जो प्रोसेस करेंगे तो उसकी सारी तकनीक जीआईएस में आपके पास उपलब्ध रहेगी। और बाकी हमने पहले ही बात कर ली, कैप्चर, भंडारण, पुनरावृत्ति एंड विश्लेषण, संशोधन, प्रदर्शन, ये जो हैं ये कुछ कंपोनेंट हैं ये जो जीआईएस में इनबिल्ड होंगे। कैप्चरिंग करना, स्टोरेज, रिट्रीवल, एनालिसिस, मॉडलिंग एंड डिस्प्ले। और सबसे महत्वपूर्ण यहां पर बात है, जीआईएस में जो डेटा हम स्टोर करते हैं, जो भी आंकड़े हम उसमें रखते हैं, वो आंकड़े सामान्य तौर पर जो पृथ्वी की सतह से संबंधित होते हैं, जो अर्थ सरफेस में जो भी इंफॉर्मेशन रहती है उससे संबंधित आंकड़ों को हम यहाँ पर स्टोर करते हैं। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात हमको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी, क्योंकि हमारे पास आंकड़े प्राप्त हुए हैं, एक वैज्ञानिक तरीके से आंकड़े प्राप्त हुए हैं, तो इन आंकड़ों के आधार पर हम वैज्ञानिक तथ्य या निष्कर्षों को प्राप्त कर सकते हैं। और यहां पर जब ये निष्कर्ष हमको मिलते हैं या हमको इसके लॉजिक्स मिलते हैं, इसके आधार पर हम एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो हमको डिसीजन या हमको निर्णय लेने में हमारी मदद कर सकता है। अब वो निर्णय क्या है, थोड़ा सा समझेंगे। अगर आपके पास कोई भौगोलिक समस्या है, जैसे आपके पास बाढ़ की समस्या है, आपके पास पर्यावरण से संबंधित समस्याएं हैं, और सबसे पहली बात ये होती है कि आपको उसको समझना है। अगर बाढ़ की समस्या है तो आपको समझना है कि बाढ़ की समस्या क्यों है। अगर आप के पास डेटा है या आंकड़े हैं तभी आप समझ पाएंगे कि वो समस्या क्यों है। पर उस समस्या को सॉल्व करने के लिए, हम बाढ़ को रोक तो सकते नहीं है क्योंकि वो नेचुरल फिनोमेना है, लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए हम तकनीक को उपयोग करके हम किस तरह से उसके इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं, ये सारे जो आपके प्लान्स हैं या डिसीजंस हैं वो यहां पर आप आसानी से ले सकते हैं। अगर आप इसकी सामान्य समझ जीआईएस की करें तो यहां पर जैसे हमने बोला कि 3 तकनीक बेसिक हैं, जो रिमोट सेंसिंग है, जीएनएसएस है, जीआईएस। पर अगर आप खाली जीआईएस की बात करें तो उसमें आपका सुदूर संवेदन यानी रिमोट सेंसिंग, कार्टोग्राफी और मैपिंग, जीएनएसएस, कंप्यूटर सिस्टम, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज या सर्वेइंग टेक्निक्स,
ये सारी टेक्निक को अगर जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो वहां पर आपका जो है जीआईएस का रोल बनता है। तो जीआईएस बेसिकली कोई एक ऐसा विषय नहीं है कि आप केवल जीआईएस को पढ़ लें तो कि आप उसके एक्सपर्ट हो गए। आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हैं, चाहे आप एक कार्टोग्राफर हैं, आप एक ज्योग्राफी बैकग्राउंड से आते हैं, आप कंप्यूटर बैकग्राउंड से आते हैं, या आप कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से आते हैं, तो ये टेक्निक आपके लिए उपयोगी हो सकती है या आप अपना करियर इस क्षेत्र में बना सकते हैं। बेसिकली ये सारी टेक्निक्स हैं। और इसके अलावा जब हम इसकी एप्लीकेशन या यूज की बात करेंगे तो वहां पर डिसिप्लिन्स या एरियाज जो है अनलिमिटेड हैं। जैसे अगर कोई जियोलॉजिस्ट है तो जीआईएस को यूज कर सकता है, अगर एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है, फॉरेस्टर्स है या अर्बन प्लानर्स हैं, तो ये लोग भी इसमें इसका यूज करेंगे। तो जीआईएस जो तकनीक है ये कुछ टेक्निक को मिला के बनती है, बट इसका एप्लीकेशन आप पर डिपेंड करता है कि आप वहां उसे कहां यूज करना चाहते हैं या कर सकते हैं। तो यहां पर कई तरह के जीआईएस होते हैं, पहले आपको समझना होगा। जैसे डेस्कटॉप जीआईएस है, हमारे पास प्रोफेशनल जीआईएस है, हमारे पास एंटरप्राइज जीआईएस है, मोबाइल जीआईएस, इंटरनेट जीआईएस, एम्बेडेड जीआईएस, 3D, 4D, 5D जीआईएस, मल्टीमीडिया जीआईएस, ये कई तरह के और कई प्रकार के जीआईएस आज के समय में उपलब्ध हैं। अगर आप बात करें डेस्कटॉप जीआईएस की, ये क्या होता है? डेस्कटॉप जीआईएस बेसिकली आपके एक कंप्यूटर यानी डेस्कटॉप में इंस्टॉल होता है। तो यहां पर इसका डेटा और इसके सॉफ्टवेयर एक सिंगल कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दिए जाते हैं। और जब इसको हम इंस्टॉल करते हैं तो ये किसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए नहीं होता है। तो यहां पर क्या होता है कि जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर जैसे क्वांटम जीआईएस हो गया, आरजीआईएस हो गया, तो ये जीआईएस सॉफ्टवेयर आपके यहां इंस्टॉल किए जाएंगे। और उसके साथ साथ इन सॉफ्टवेयर में जो डेटा आप एनालाइज करने वाले हैं वो डेटा भी आप ही के कंप्यूटर में उपलब्ध होगा। तो इस जीआईएस को हम बोलते हैं सिंगल यूजर जीआईएस, यानी कि एक ही यूजर इस जीआईएस को यूज कर सकता है। दूसरी कैटेगरी आती है प्रोफेशनल जीआईएस। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने किसी भी स्पेसिफिक थीम के लिए अगर जीआईएस को कस्टमाइज कर लिया है, जैसे जीआईएस अगर आपने फॉरेस्टर के लिए बनाया, अर्बन प्लानर के लिए बनाया है, या आपने जीआईएस किसी जियोलॉजिस्ट के लिए बनाया, तो वो प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट को मेट करने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर का कस्टमाइजेशन होता है उसको हम बोलते हैं प्रोफेशनल जीआईएस। एंटरप्राइज जीआईएस क्या होता है कि सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर इसरो लें, सो इसरो के ऑर्गेनाइजेशन में जो डेटा जीआईएस में यूज हो रहा है वो सेंट्रल डेटाबेस में अवेलेबल है। उसकी कॉपी हर कंप्यूटर में या हर व्यक्ति के पास ना होकर एक सेंट्रल सर्वर में हमने रखी हुई है और सभी लोग उस डेटा को एक्सेस कर रहे हैं। डेटा दूसरी होती है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में भी क्या होता है कि सॉफ्टवेयर भी सर्वर में अवेलेबल होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित जो भी लोग उसको यूज करना चाहें वो अपनी सुविधा के आधार पर यूज कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पर एंटरप्राइज यानी किसी एक ऑर्गेनाइजेशन या को शामिल किया जाता है, उससे संबंधित ही डेटा या सॉफ्टवेयर को वहां पर इंस्टॉल किया गया और उसकी मल्टीपल कॉपी बनाने के बजाय उसको एक सेंट्रल प्लेस में रख दिया गया। जो मोबाइल जीआईएस है ये भी एक तरह का नेटवर्क बेस्ड जीआईएस है। यहाँ पर होता यह है कि जो मोबाइल डिवाइस है वो उसका एज ए प्लेटफॉर्म या मीडियम काम करती है। तो इसमें जैसे कि हम जानते हैं कि मोबाइल में हमारे पास लिमिटेड स्टोरेज होता है, लिमिटेड कंप्यूटेशन कैपेबिलिटी होती है, तो उस तरह के जीआईएस में हमें हमेशा डिपेंडेंसी रहती है कि हम सर्वर से कनेक्टेड हमें रहना पड़ता है। अगर सर्वर से कनेक्टेड नहीं है तो ज़्यादा ऑपरेशन आप मोबाइल पर नहीं कर सकते। उसी तरह इंटरनेट जीआईएस भी है। इंटरनेट जीआईएस में क्या होता है कि एक ब्राउजर बेस जो वेब ब्राउजर्स होते हैं उसमें एक जीआईएस का एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जाता है जिससे आप जो है जीआईएस से रिलेटेड फैसिलिटी ले पाएं और डेटा को एक्सेस कर पाएं, एनालाइज कर पाएं, डिस्प्ले कर पाएं। तो ये होता है। तो एम्बेडेड जीआईएस क्या होता है? जैसे आपने देखा आज की डेट में हमने देखा कि कार में जब आप अपना नेविगेशन सिस्टम लगाते हैं, कई मार्केट में अवेलेबल है आज की डेट में, तो उसमें क्या होता है कि पूरा डेटा मैप सब कुछ एक डिवाइस में एम्बेड कर दिया जाता है। यानी कि उस डिवाइस के साथ कोई ऐसा कोई कंप्यूटर नहीं है, वो एक डिवाइस है। आप डिवाइस को अपने कार में इंस्टॉल कर लीजिए तो वो पूरा अपडेट भी होगा और आपको सारी जीआईएस और या मैप्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानकारी देता रहेगा। तो इस तरह के भी जीआईएस आज के डेट में मार्केट में बनते हैं। तो कमर्शियल यूज के लिए ज्यादातर लोग इसको बनाते हैं कि एम्बेडेड सिस्टम, जिसमें जो है आपके डेटा को हार्डवेयर के साथ बाइंड कर दिया जाता है। अगला जो है वो 3D, 4D, 5D की बात करते हैं। यहाँ पर क्या है कि जैसे जीआईएस में हम जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की बात करते थे, जब उसमें हम टाइम या एल्टीट्यूड को भी ऐड कर दे, जैसे एल्टीट्यूड कर दिया तो 3D हो गया। उसमें क्या है, एल्टीट्यूड का मतलब है कि आपने ऊंचाई या जो आपके जो टेरेन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो इंक्लूड कर दी, तो 3D जीआईएस बन गया। जब आपने उसमें टाइम को भी ऐड कर दिया तो 4D जीआईएस बन गया।
अगर उसमें कोई और आपने कंपोनेंट या इंफॉर्मेशन जानकारी इसमें जोड़ दी, जैसे प्रेशर जोड़ दिया, तो वो 5D GIS हो गया। तो इस तरह से डायमेंशनल जब आपके बढ़ते जाएंगे तो इसको हम जो है इसकी रीनेमिंग करते रहते हैं और इसकी एप्लीकेशन भी इस हिसाब से चेंज होती रहती है। तो अब थोड़ा सा समझेंगे कि GIS को अगर एज ए सॉफ्टवेयर समझें तो अगर हम क्योंकि GIS कई तरह से काम कर सकता है, तो इसमें एक अगर आप सॉफ्टवेयर के तौर पर लें तो इसमें होता क्या है कि आपके पास एक सॉफ्टवेयर अवेलेबल होता है जिसमें आप किसी भी तरह का डेटा यूज कर सकते हैं और किसी भी तरह की एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाए गए हैं, जैसे क्वांटम GIS है, ArcGIS है, मैप इन्फो है, ये एक सॉफ्टवेयर की तरह अवेलेबल है। तो इन GIS में आप ये नहीं कह सकते कि ArcGIS या क्वांटम GIS एक कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है, ये ऐसा नहीं है, एक जनरल सॉफ्टवेयर बनाया गया। अब इस सॉफ्टवेयर को आप किसी भी एप्लीकेशन में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो एज ए सॉफ्टवेयर जब आप देखते हैं, बेसिकली ये आपको एक टूल प्रदान करता है, जिस टूल को उपयोग करके आप जो है इसका कोई भी एप्लीकेशन बना सकते हैं। अगर आप टूल किट की तरह देखें इसको, एक तो हुआ सॉफ्टवेयर। अब इस सॉफ्टवेयर को अगर मैं टूल की तरह अगर परिभाषित करूं तो बेसिकली हमको क्या करता है कि हमको 3 बेसिक फैसिलिटी हमको देगा। एक तो ये देगा कि स्थानिक परिचालन की जो स्पेशल जो एनालिसिस होती हैं या हमारा जो कैलकुलेशंस होते हैं, जो मेजरमेंट्स होते हैं, वो कर सकते हैं। अब स्पेशल मेजरमेंट होते क्या हैं, जैसे आपने बोला कि मुझे 2 पॉइंट की बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, तो ये एक स्पेशल टाइप का कैलकुलेशंस हो गया। दूसरा आपने बोला कि आपने कोई प्रोजेक्शन सिस्टम चेंज करना है, जैसे प्रोजेक्शन सिस्टम की आगे हम बात करेंगे, तो प्रोजेक्शन सिस्टम GIS में बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो अर्थ सरफेस है वो 3 डायमेंशनल है, और जब हम उसको 2D मैप के फॉर्म में प्रदर्शित करना चाहते हैं तो हमको उसमें प्रोजेक्शन सिस्टम अप्लाई करना होता है कि किस तरह से हम जो 3D सरफेस को 2D सरफेस में परिवर्तित करेंगे। तो ये सब चीजें यहाँ पर उपलब्ध होंगी। अगर आप स्पेशल एनालिसिस करने की बात करें तो आप यहाँ पर क्वांटिटिव एनालिसिस कर सकते हैं, यानी मात्रात्मक विश्लेषण कर सकते हैं। आप एक्सप्लोरेटरी स्पेशल एनालिसिस कर सकते हैं, या आप उसको व्याख्यात्मक या उसको डिस्क्राइब करते हैं। और क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब होता है गुणात्मक विश्लेषण। तो ये भी कुछ स्पेशल टाइप के जो एनालिसिस हैं वो GIS में उपलब्ध होते हैं। अब इन आंकड़ों का जब प्रदर्शन करते हैं इस टूल को यूज करके, तो कैसे कर सकते हैं, हम इसको मानचित्र के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, हम लोग इसको ग्राफ्स, टेबल्स, चार्ट, रिपोर्ट्स के रूप में कर सकते हैं, हम इससे एनिमेशन बना सकते हैं। वो एनिमेशन 2D एनिमेशन हो सकता है, 3D एनिमेशन हो सकता है। हम लोग उससे वर्चुअल लैंडस्केप क्रिएट कर सकते हैं, एक आभासी परिदृश्य, यानी कि जब आपके पास ये डेटा है, जैसे आपके पास 2D GIS का डेटा या 3D में अगर आप ट्रेन की इन्फॉर्मेशन है, तो ये वर्चुअल रियलिटी आप क्रिएट कर सकते हैं। ये खाली विजुअलाइजेशन के नहीं होगी, इसमें आप अपनी मेजरमेंट्स भी कर सकते हैं। जैसे आपने बोला कि इसकी हाइट कितनी होगी, इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, ये सारे मेजरमेंट आपको यहाँ पर किए जा सकते हैं। और अगर एक अप्रोच यानी दृष्टिकोण के रूप में भी आप GIS को समझ सकते हैं। यहाँ पर आप एज ए दृष्टिकोण या अप्रोच अगर आप बात करें तो जो हमारा डेटा है, जो हमारे आंकड़े हैं, अगर आप पारंपरिक तरीकों से डेटा को देखें या भौगोलिक दृष्टि से देखें, 2 तरीके हैं। अगर पारंपरिक तरीके से बोलें, सपोज मैंने आपको बोला कि देहरादून में IIRS कैंपस का एड्रेस किया है, तो ये एड्रेस 2 तरीके से मैं दिखा सकता हूं। एक यह है कि मैंने आपको एड्रेस लिखवा दिया कि आपने बोला कि 4 कालिदास रोड देहरादून, तो ये तो होगा ट्रेडिशनल तरीका लोकेशन इन्फॉर्मेशन को प्रदर्शित करने का। लेकिन अगर मैं आपको IIRS के कोऑर्डिनेट दे दूं कि IIRS इस कोऑर्डिनेट पर उपलब्ध है भौगोलिक दृष्टि से, तो ऑटोमेटिकली आप इसका एड्रेस भी जान जाएंगे और साथ साथ यहां पहुंचने का रूट क्या है, डिस्टेंस भी जान जाएंगे। आप इसका एल्टीट्यूड भी जान जाएंगे कि कितनी हाइट पर है। एल्टीट्यूड अगर आपको मिल जाएगा तो आप इसके मौसम के बारे में या वेदर के बारे में या लोकल कंडीशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। तो ये भौगोलिक दृष्टि है। तो पारंपरिक तरीका है और दूसरा आपका भौगोलिक तरीका है। और दूसरा एक तरीका इसमें आपको और जो फैसिलिटी ये यहाँ पर देगा कि आप जो भी समस्या या जो भी प्रॉब्लम आपके पास है उसको लोकेशन से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि लोकेशन से जब आप रिलेट कर पाएंगे तो आपको ज्यादा साइंटिफिक, ज्यादा एनालिटिकल इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर आप बोलें कि आपने इस पर्टिकुलर गांव में या किसी गांव में कोई योजना को लागू करना है, ये तो एक सामान्य बात हो गई। लेकिन जब आपके पास उसकी भौगोलिक जानकारी भी अगर होती है,
लोकेशन इन्फॉर्मेशन होती है तो उसके साथ साथ आपको उसके आसपास की जानकारी मिल जाती है, तो आप बेहतर ढंग से उस जो परियोजना है या प्रोजेक्ट्स है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको यहाँ पर याद रखनी होगी कि कोई भी जीआईएस सॉफ्टवेयर अगर आप यूज करें या सिस्टम यूज करें, वो किसी वेंडर स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए। अगर आपने बोला कि आपने कोई सॉल्यूशन बनाया और उस सॉल्यूशन सपोज फ्लड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को या प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, बट यहां पर अगर आपने किसी सॉफ्टवेयर की डिपेंडेंसी उसके साथ लगा दी तो वो एक सक्सेसफुल जीआईएस नहीं कहलाएगा। तो सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। हमने देखा कई बार स्टूडेंट जब इसको सीखते हैं या समझते हैं तो वहां पर ये होता है कि वो किसी सॉफ्टवेयर पर सिस्टम को डेवलप करते हैं और बाद में ये माना जाता है कि वो सॉफ्टवेयर का लाइसेंस अगर आपके पास नहीं है तो वो काम नहीं करेगा। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं कह सकते हैं। और दूसरा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये रखनी होगी कि केवल डेटा के आधार पर निर्णय नहीं लिए जा सकते। तो उसके लिए आपको अपनी क्रिएटिविटी या इमेजिनेशन भी आपको लगानी होंगी कि अगर डेटा ये बोल रहा है तो एक्सपर्ट की नॉलेज क्या है। तो हर बार और या नेचर की हर चीज को हम मैथमेटिकली या डेटा के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, तो वहां पर आपको लोकल कंडीशंस या एक्सपर्ट कंडीशंस को भी ध्यान रखना होता है। तो ये एक अप्रोच है। जब जीआईएस में जब आप उपयोग करते हैं तो केवल डेटा में जो स्टोर है या डेटा ने जो बता दिया उसके आधार पर आप निर्णय नहीं ले सकते हैं। तो दो तरह के डेटा हम लोग यहां पर स्टोर करते हैं या इस जीआईएस में। एक होता है एट्रीब्यूट डेटा यानी गुड डेटा, दूसरा होता है स्पेशल डेटा। सो एट्रीब्यूट डेटा जो होता है वो उसकी विशेषताओं को बताता है। जैसे आपने बोला कि आपके पास किसी बिल्डिंग की इंफॉर्मेशन है या आपने एक प्लेग्राउंड का मैप बनाया, लेकिन उस प्लेग्राउंड के बारे में अगर इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है या आपने बनाया कि बिल्डिंग आपने डिजिटाइज किया, तो उसमें उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। वो बिल्डिंग किसी स्कूल को बिलोंग करती है, हॉस्पिटल को बिलोंग करती है। अगर स्कूल को बिलोंग करती है तो किस क्लास तक का स्कूल है, कितने बच्चे वहां पढ़ते हैं, कितने टीचर्स वहां पर हैं। उसी तरह हॉस्पिटल के बारे में। तो ये जो एट्रीब्यूट्स हैं वो भी जीआईएस का पार्ट होता है। तो पहला तरह का डेटा जो हम इसमें हैंडल करते हैं वो है एट्रीब्यूट डेटा। दूसरा डेटा होता है हमारा स्पेशल यानी स्थानिक डेटा। तो स्पेशल डेटा में क्या होता है कि जो ज्योग्राफी में जो भी मैप फीचर्स या जो फीचर्स आप देख रहे हैं, चाहे बिल्डिंग देख रहे हैं, प्लेग्राउंड देख रहे हैं, रोड देख रहे हैं, उनको आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम में रिप्रेजेंट करना है। क्योंकि आप बेसिकली मैप भी एक मॉडल है, एक मॉडल की तरह काम करता है। तो जो भी रियलिटी में आपने देखा उसको आप कंप्यूटर सिस्टम में लेके आए। तो यहां पर जब हम कंप्यूटर सिस्टम में इसको स्टोर करते हैं तो दो तरह के डेटा मॉडल को हम यूज करते हैं। एक है आपका वेक्टर डेटा मॉडल और दूसरा आपका रास्टर डेटा मॉडल। सो वेक्टर डेटा मॉडल में क्या है कि जो जितने भी ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं उनको या तो हम पॉइंट या लाइन या पॉलीगन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ फीचर पॉइंट हो सकते हैं, कुछ फीचर लाइन हो सकते हैं, कुछ पॉलीगन हो सकते हैं। अब जैसे पॉइंट क्या हो सकते हैं, कोई बिल्डिंग की लोकेशन। अगर आपको एक बिल्डिंग को दिखाना है तो वहां पर उसको आप एज ए पॉइंट दिखा सकते हैं। उसी तरह अगर आपको किसी फैसिलिटी को दिखाना है, कोई एमिनिटीज दिखानी है, रेस्टोरेंट दिखाना है या आपको कोई पार्क की लोकेशन दिखानी है तो एक पॉइंट के आधार पर दिखा सकते हैं। दूसरा लाइन वो फीचर होते हैं जहां पर आपको लेंथ मेजरमेंट की जरूरत होती है, जैसे रोड है या आपका रिवर है। अगर आपको नदी को दिखाना है तो आप लाइन के तौर में दिखाएंगे। पॉलीगन क्या होता है, एक ऐसा एरिया या क्षेत्र जो चारों ओर से बंद है। जैसे आपका फीचर आ गया प्लेग्राउंड, उसी तरह आपका क्रॉपलैंड या फॉरेस्ट का एरिया, वो भी आप पॉलीगन के तौर पर दिखा सकते हैं। तो तीन तरह की ज्योमेट्रीज जो वेक्टर डेटा मॉडल होता है उसमें हम यूज करते हैं। और दूसरा मॉडल जो है वो है रास्टर डेटा मॉडल। वो सिंपल इसको ऐसे समझ सकते हैं, कंटिन्यूअस सरफेस को आप दिखा सकते हैं यहाँ पर। और जब आप एक कंटिन्यूअस सरफेस दिखाएंगे तो इन्फॉर्मेशन को एक फोटो के फॉर्म में दिखा रहे हैं आप। जैसे आप मोबाइल से अपना फोटो लेते हैं तो उस तरह से इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। और इसमें जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है वो पिक्सल के फॉर्म में स्टोर होती है। और पिक्सल क्या है, पिक्सल एलिमेंट, पिक्सल होता है पिक्चर एलिमेंट। सो स्मॉलेस्ट साइज जो भी हम स्टोर करते हैं उसमें उसको पिक्सल बोलते हैं। और पिक्सल साइज पर डिपेंड करता है कि हमारी इमेज की क्वालिटी कैसी होगी। जैसे हमने आजकल मोबाइल भी अगर आप खरीदते हैं तो उसमें बात करते हैं कि कितना मेगापिक्सल का कैमरा है, तो उसका मतलब क्या है कि कितनी बेहतरीन इंफॉर्मेशन आपकी ये स्टोर कर सकता है। तो यही जो है रास्टर डेटा मॉडल है। अब ये आंकड़ों को हम बनाते कैसे हैं, आंकड़ों का सृजन कैसे किया जाता है, इसमें दो तरीके सबसे महत्वपूर्ण है। एक है डिजिटाइजेशन का तरीका और दूसरा है स्कैनिंग का तरीका। स्कैनिंग का मतलब होता है कि आप स्कैनर ले लीजिए या किसी सेंसर को ले लीजिए, उससे आप
स्कैन करेंगे और कंप्यूटर में स्टोर करेंगे। डिजिटाइजेशन का मतलब होता है कि आपके सामने जब इमेज रहती है तो उसमें आप फीचर को आइडेंटिफाई करेंगे और ड्राइंग करेंगे, तो वो भी एक तरीका है जिससे डेटा क्रिएट किया जाता है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां रखनी होगी, जब आपने डेटा क्रिएट कर लिया, स्टोर कर लिया, तो उसकी जियो रेफरेंसिंग या भू संदर्भन बहुत जरूरी है। तो भू संदर्भन का मतलब होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट करी या गैदर करी वो किस क्षेत्र को दिखाती है। अगर वो डेटा, वो इंफॉर्मेशन जो है जैसे अगर इंडिया से रिलेटेड है या दूसरी किसी कंट्री से रिलेटेड है या उत्तराखंड से रिलेटेड है, बिहार से रिलेटेड है, राजस्थान से रिलेटेड है, तो आपको उसकी ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर करनी है। और ये तरीका जो है कहलाता है जियो रेफरेंसिंग। बेसिकली इसमें होता क्या है कि आपको कम से कम 4 कोऑर्डिनेट आपको उसमें देने होते हैं, जो नोन फीचर के कोऑर्डिनेट होते हैं। उसके बेसिस पर वो रीसैंपल करके आपका इंटरपोलेशन टेक्निक लगा के आपको पूरे कोऑर्डिनेट को उसमें दे देता है। पूरी इमेज में फिर आपके जो अक्षांश एंड देशांतर हैं वो प्रदर्शित हो जाते हैं। इसमें एक और कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं, वो है आपका लेयर्स। जीआईएस में लेयर का मतलब होता है कि अलग अलग थीम पर जो आंकड़े हैं या डेटा है उसको एक लेयर के फॉर्म में किया जाता है। जैसे कि रोड की एक लेयर हो गई, बिल्डिंग की दूसरी लेयर है, इसी तरह जो है नदी की तीसरी लेयर हो गई। तो ये लेयर का मतलब होता है कि अलग अलग थीम की इंफॉर्मेशन को अलग अलग फाइल में और अलग अलग ज्योमेट्री में स्टोर किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई फीचर पॉइंट की तरह प्रदर्शित हो रहे हैं, कोई लाइन की तरह प्रदर्शित हो रहे हैं, कोई पॉलीगन की तरह प्रदर्शित हो रहे हैं। तो पॉइंट, लाइन, पॉलीगन, 3 तरह की ज्योमेट्री जब हम कंप्यूटर में स्टोर करते हैं तो एक सिंगल फाइल में इसको स्टोर नहीं किया जा सकता, इसको हम अलग अलग फाइल में रखते हैं। तो इसको हम बोलते हैं लेयर्स। और ये सारी लेयर को जब हम एकत्रित कर देते हैं, एक साथ मिला देते हैं, क्योंकि ये जियो रेफरेंस होती हैं यानी भू संदर्भित होती हैं, तो उस केस में क्या है कि आप एक एटलस के फॉर्म में भी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर सकते हैं। कुछ यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, जैसे अगर आप स्पेशल डेटा के एग्जाम्पल देखें, जैसे आपके पास कुछ सामाजिक आंकड़े हैं, जैसे रीजनल हेल्थ डेटा है, आपका कंज्यूमर लाइफ प्रोफाइल है, आपको भू जनसांख्यिकी यानी जियो डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन है, पर्यावरण संबंधित कुछ आंकड़े हैं आपके पास, टोपोग्राफिक आंकड़े हैं। ये कुछ ऐसे इसके उदाहरण हैं जो आप समझ सकते हैं कि ये स्पेशल डेटा को किस तरह से हम स्टोर किया जाए। कुछ दिखाया भी गया है, जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि एक ये जो कलरफुल इमेज दिया गया है, यहाँ पर ये डीटीएम या डैम को दिखाया जा रहा है। यहाँ पर इन आंकड़ों को देखिए आप, इसमें अलग अलग कलर्स के शेड हैं आपके पास, तो इसमें ये अलग अलग कलर जो है अलग अलग इन्फॉर्मेशन को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये तरीके हैं और स्पेशल डेटा को प्रेजेंट किया जा सकता है। जब हम मॉडल करते हैं तो जब ज्योग्राफी या जो आपकी जो वास्तविक दुनिया है उसकी जो भी फीचर आप देख रहे हैं उसको मॉडल करते कैसे हैं हम लोग। करने के लिए क्या होता है कि पहले आपको फीचर को आइडेंटिफाई करना होता है। जैसे इसमें अगर आप देखें कि कहाँ पर बिल्डिंग है, कहाँ पर रोड है, कहाँ पर सीसीटीवी की एक्सेस कवरेज लग सकती है या सड़क कहाँ पर है, वो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होता है। उसके बाद आप ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी ज्योमेट्री इसके लिए सुटेबल होगी। बिल्डिंग को कैसे मैं दिखा सकता हूं। अब बिल्डिंग को लाइन से तो दिखाई नहीं जा सकता, क्योंकि वहां पर मुझे बिल्डिंग में कोई लेंथ तो मेजरमेंट करनी नहीं होती है। बिल्डिंग को या तो मैं पॉइंट से दिखाऊंगा या फिर मैं पॉलीगन से दिखाऊंगा। उसी तरह जो रोड है उसको या तो पॉलीगन से दिखाया जाएगा या फिर लाइन से दिखाया जाएगा, उसको पॉइंट से तो दिखाया नहीं जा सकता। तो यहां पर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपको बिल्ड करनी होती है कि कौन सा फीचर मैं किस ज्योमेट्री से दिखा सकता हूं। तो ये 3 तरह के, और आपके पास 3 ही ज्योमेट्री अवेलेबल है, या तो आप पॉइंट से दिखाएंगे या फिर लाइन से दिखाएंगे या इसको आप पॉलीगन से दिखाएंगे। फिर जब आपने ये डिसाइड कर लिया तो उसके बाद आपके पास जो अगला जो आपका स्टेप होगा कि आपको उसको डिजिटाइज करना है। अब डिजिटाइज करने में होता क्या है कि आपको कंप्यूटर में अगर आपने जियो रेफरेंसिंग कर ली है तो उसके बाद जब भी आप डिजिटाइजेशन स्टार्ट करेंगे, जैसे आपने बिल्डिंग को दिखाना है, जो पॉलीगन दिखा दिया है यहाँ पर, बाकी फीचर को लाइन में दिखाया या पॉइंट से दिखाया, तो ये सारी इंफॉर्मेशन। और जब आपने ये डिजिटाइजेशन कर लिया तो उसके एट्रीब्यूट को आप टेबल के फॉर्म में स्टोर करेंगे, ये एट्रीब्यूट को इंफॉर्मेशन। और इसमें कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप हिंदी में करेंगे या इंग्लिश में करेंगे या तेलुगु या तमिल में करेंगे, ऐसा नहीं है। आप किसी भी लैंग्वेज में या किसी भी फॉर्मेट में इसकी कैरेक्टरिस्टिक को स्टोर कर सकते हैं। और फिर जब कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे, जैसे अगर हम अपने IIRS की बात करें तो यहां पर होता क्या कि जब भी आपने फीचर दिखाया मैप में तो उससे आपको जो उसकी जो गुण हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो आपने एक एट्रीब्यूट डेटा में स्टोर कर दिया।
तो वो ये आपको टिपिकल एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाया जा रहा है। जैसे उसने नाम क्या है, उसने हमने लिखा कि कालिदास रोड है, पता क्या 4 कालिदास रोड, शहर कौन सा है, इसका ओनर कौन है, इसका टेलीफोन नंबर क्या है, टोटल इसका बिल्टअप एरिया कितना स्क्वायर मीटर का है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपने एट्रीब्यूट में स्टोर कर दी। ये टिपिकल एग्जाम्पल आपको दिखाया जा रहा है कि वेक्टर डेटा मॉडल और रास्टर डेटा मॉडल में डेटा का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। तो यहाँ पर देखें, अगर वेक्टर की बात करें, अगर पॉलीगन की बात होती है, तो यहाँ पर जो पॉइंट, अलग अलग पॉइंट को जोड़ के पॉलीगन बनाया गया है, तो ये जो पॉइंट हैं इनको हम बोलते हैं नोड्स, और सारे नोड को मिला के अगर एक क्षेत्र अगर आप बना पाते हैं तो उसको पॉलीगन बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखनी होगी, अगर आपको पॉलीगन बनाना है तो कम से कम 3 पॉइंट आपके पास होने चाहिए। सो कम से कम 3 पॉइंट। सो बेसिक जो ज्योमेट्री यहाँ पर पॉइंट ही रहेगी। सो पॉइंट अगर है तो x, y, तो यहाँ पर आपने दिखाया। फिर दूसरा, आपने अगर उसको पॉइंट को लाइन में रिप्रेजेंट करना है तो कम से कम 2 पॉइंट आपके पास होने चाहिए, और दोनों पॉइंट को अगर आप मिला दें तो वो लाइन बन जाएगी। इसलिए, और तीसरा होता है, अगर कम से कम 3 पॉइंट अगर आपके पास होते हैं तो उससे वो आपको पॉलीगन बन जाता है। तो ये दिखाया गया यहाँ पर किस तरह से पॉइंट, कैसे लाइन और पॉलीगन को हम वेक्टर डेटा मॉडल में रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरे एग्जाम्पल में आपको ये दिखाया जा रहा है कि सेम इंफॉर्मेशन, वही पॉलीगन, वही पॉइंट, वही लाइन, अगर आपको रास्टर में रिप्रेजेंट करनी होती है तो ये एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। तो यहां पर क्या दिखाया गया है, ये पॉइंट रेड कलर का जो आप देख रहे हैं, ये 1 पिक्सल, एक स्क्वायर साइज का जो आपको ये ग्रिड दिखाई दे रहा है, ये कहलाता है पिक्सल। तो 1 पिक्सल दिखा लिया। उसी तरह यहां पर आपने लाइन को दिखा लिया, उसी तरह आपने पॉलीगन को दिखाया। जितने पिक्सल्स उस एरियाज में आते हैं उनको सारा आपने कंसीडर यहां पर कर दिया है। तो ये एक दूसरा मॉडल है जिसमें आपको डेटा को स्टोर कर सकते हैं और समझ सकते हैं। अभी वेक्टर डेटा मॉडल के फायदे क्या हैं और क्या है, थोड़ा सा इसमें हम ध्यान देंगे। सो वेक्टर डेटा मॉडल का जो मेन एडवांटेज है, जो फायदा हमको है, कि यह बिंदुओं, सीमाओं और रैखिक विशेषताओं का सटीक प्रतिनिधित्व करता है। अगर आपको कहीं कोई पॉइंट दिखाने हैं या बाउंड्रीज दिखानी है जहां पर, बट अगर आप वास्तविक दुनिया में देखें तो बाउंड्री होती नहीं है कहीं पर, आपको कहीं ऐसा दिखाई नहीं देता कि यहां पर कोई लाइन है, यहां पर कोई पॉलीगन है या पॉइंट है, बट हम उसका केवल उसका रिप्रेजेंटेशन कंप्यूटर सिस्टम में करते हैं। तो ये डिपेंड करता है, अगर कहीं पर आपको स्पष्ट सीमाएं दिखानी होती हैं तो वहां पर जो है आप वेक्टर डेटा मॉडल का उपयोग कर सकते हैं। और दूसरा, इनका उपयोग वहां पर कर सकते हैं जहां पर आपको सटीक स्थिति की आवश्यकता है। आपको चाहिए कि एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए आपको। जैसे आपने बोला कि मुझे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड चाहिए, तो वो पॉइंट में ही आपको दिखाना होगा। उसको पिक्सल में अगर आप दिखाएंगे तो वो एक आपका बेहतर रिप्रेजेंटेशन नहीं कह सकते। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट यहाँ पर वेक्टर डेटा के लिए है कि आपको अगर स्पेशल रिलेशनशिप यानी स्थानिक संबंध दिखाने हैं, जैसे टोपोलॉजिकल रिलेशन, मीट्रिक रिलेशन या दिशात्मक रिलेशन को दिखाना है, तो वहां पर भी वेक्टर डेटा मॉडल आपका उपयोगी होता है। और इन डेटा मॉडल का उपयोग ज्यादातर उन एप्लीकेशंस पे होता है जहां पर आपको एरिया निकालना होता है, जहां पर आपको नेटवर्क एनालिसिस करना है, और या आपको स्पेशली अगर आप बात करें नेटवर्क एनालिसिस और नेटवर्क विश्लेषण की बात करें तो वहां पर केवल वेक्टर डेटा मॉडल ही सबसे सुटेबल माना जाता है। तो जनरली जो नेटवर्क एनालिसिस है वो रास्टर डेटा मॉडल पर हम नहीं करते हैं। और इसके कई नुकसान भी हैं। बेसिकली क्या सबसे बड़ा नुकसान यह है कि ये एक सीमाओं को दिखाता है, जबकि एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। यहां पर दिया गया है कि मेन डिसएडवांटेज ऑफ वेक्टर डेटा इज दैट द बाउंड्रीज ऑफ द रिजल्टिंग मैप्स पॉलीगन्स आर डिस्क्रीट, where in reality the map polygons may represent continuous gradation or gradual change in the soil map, for example. अब यहां पर क्या दिखाया गया है कि हम कोई बाउंड्री तो बना देते हैं, बट एक्चुअल में अगर आप रियलिटी में देखें तो ऐसा होता नहीं है। जो चीजें हैं, जो चेंजेस हैं जो हमारे ग्राउंड पर होती हैं, वो ग्रेजुअली होती हैं, धीरे धीरे होती हैं, तो सडनली चेंज नहीं हो जाता है। तो बट हम अगर आपको वेक्टर यूज करना है तो आपको बाउंड्री को क्लोज करना होगा, तो वहां पर थोड़ा सा इसमें इशू हो जाता है। तो इस तरह की एप्लीकेशन में जनरली हम इसको यूज नहीं करते हैं। पर रास्टर डेटा मॉडल एक दूसरा तरीका है, जैसे हमने बोला पिक्सल के फॉर्म में हम इसको डेटा को, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि एक कंटिन्यूअस और सतत जो फीचर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि मिट्टी के प्रकार हैं, मिट्टी की नमी है, वेजिटेशन या वनस्पति है, जमीन के तापमान को अगर रिप्रेजेंट करना है। अब जैसे टेम्परेचर की बात करें,
टेम्परेचर सडनली चेंज नहीं होगा। अगर आपने एक बाउंड्री बना दी कि 42 डिग्री टेम्परेचर यहां तक है, बट ऐसा होगा नहीं, टेम्परेचर ग्रेजुअली चेंज होगा। तो यहां पर इस तरह के जब रिप्रेजेंटेशन होते हैं तो हम रास्टर डेटा को यूज करते हैं। और जैसे सैटेलाइट इमेजरीज हैं या जो एरियल फोटोग्राफ्स हैं, सो वहां पर भी जो है सैटेलाइट ये जो रास्टर डेटा मॉडल है उसका उपयोग किया जाता है और इमेजेस को कैप्चर किया जाता है। और यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि ग्रिड का रेजोल्यूशन जो बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे हमने बोला था पिक्सल की साइज बोला था, सो जो रेजोल्यूशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना बड़ा छोटा पिक्सल होगा उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, बट फाइल का साइज उतना ही बड़ा हो जाएगा। तो वहां पर आपको बेहतर कंप्यूटेशन स्टोरेज की जरूरत हो सकती है। अब ये जो वास्तविक दुनिया की मॉडलिंग करना यहाँ पर दिखाया गया है, तो ये कुछ फीचर्स हैं, जैसे पेड़ दिखाए गए हैं, कुछ लैंड यूज दिखाया गया, कुछ वाटर बॉडीज दिखाई गई हैं। तो ये किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और जब आप एक ज्योमेट्री इसकी ड्रॉ करते हैं, चाहे पॉइंट, लाइन, पॉलीगन करें या रास्टर में पिक्सल करें, सो अल्टीमेटली ये इंफॉर्मेशन जब कंप्यूटर में स्टोर होगी तो ये आपका इस तरह से इंफॉर्मेशन स्टोर होगी जो हम बोलते हैं बिट के फॉर्म में, बिट और बाइट के फॉर्म में। सो अल्टीमेटली डिजिटल नंबर ही स्टोर होने वाले हैं और कंप्यूटर उसको हैंडल उसी तरह से करेगा। तो केवल जीआईएस एक इंटरमीडिएट मेथड है। डेटा एक्चुअली कंप्यूटर में उसी तरह से स्टोर होगा जो आप ट्रेडिशनल तरह से कंप्यूटर में डेटा स्टोरेज करने की जो टेक्निक्स अवेलेबल है उसी से आप इसको हैंडल करेंगे। जैसे आपका भूमि पार्सल का उपयोग यहां पर दिखाया गया है, तो लैंड यूज किस तरह से चेंज हो रहा है या किस तरह से दिखाया गया है। तो यहां पर आप देख तो पा रहे हैं कि डिस्क्रीट बाउंड्रीज हैं, बट कई तरह की एप्लीकेशन में आपका उपयोग करना होता है। जैसे आपने बोला कि अगर आप एग्रीकल्चर लैंड की बात करें तो वहां पर आपको वेक्टर डेटा ही चाहिए कि यहां पर जैसे आपने बोला कि ये बाउंड्री है, यहां से आगे ओनरशिप चेंज हो जाएगी, तो उस तरह के और लैंड यूज और लैंड टाइप चेंज हो जाएगा। तो वो आपका रिप्रेजेंटेशन आपको वेक्टर डेटा मॉडल में बेहतर ढंग से हो सकता है। कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं कि कैसे सॉफ्टवेयर में इसको हैंडल करते हैं। ये सॉफ्टवेयर का पार्ट है, ये रियल वर्ल्ड है या वास्तविक दुनिया है, ये वेक्टर में इसका रिप्रेजेंटेशन है और ये रास्टर में रिप्रेजेंटेशन है। और इसके जो गुण हैं, जो एट्रीब्यूट हैं, वो टेबल के फॉर्म में यहाँ पर दिखाए गए हैं। और ये जो एट्रीब्यूट हैं वो किसी भी भाषा या लैंग्वेज को आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में कंप्यूटर आपको मल्टीलिंगुअल इन्फॉर्मेशन और टाइपिंग जो है अलाउ करता है, तो आप डेटा स्टोर कर सकते हैं। देखिए ये रास्टर का एग्जाम्पल है। रास्टर में अगर सैटेलाइट की इमेज है, अगर आप उसको जूम करते जाएं, कभी आप खुद इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। तो यहां पर होगा क्या, जब आप एक मैक्सिमम जूम लेवल पे पहुंचेंगे तो आपको इस तरह की ये जो स्क्वायर बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, ये पिक्सल हैं, ये देखिए, तो ये पिक्सलेट हो जाता है बोलते हैं। तो यही एक्चुअली जो है इसका बेस है इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का। तो अलग अलग पिक्सल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और जैसे जैसे आप जूम लेवल इसका कम करते हैं तो आपको वो एक बेहतर इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर पाता है। तो ये आपको समझना होगा कैसे ये डेटा स्टोर किया गया है। ये कुछ और एग्जाम्पल हैं। ये देखिए किस तरह से सेट्स दिखाए जाते हैं। जैसे मैंने बोला कि कंटिन्यूअस फीचर को दिखाता है, तो यहां पर थोड़ा सा मुश्किल होगा आपको ये देखना कि एग्जैक्टली बाउंड्री कहां पर है, कहां पर वो फीचर एंड हो रहा है। तो यहां पर जो ये हेस्टिंग्स है ये दिखाया गया है यहाँ पर। तो ये इस सैंपल के तौर पर मैंने यहाँ पर मैप रखा है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये कलर चेंज हो रहे हैं, ग्रेजुअली चेंज हो रहे हैं, सडन चेंजेस नहीं हो रहे हैं इसमें। तो ये एक तरीका है जो रास्टर डेटा रिप्रेजेंटेशन करने का है। फिर आगे अगर आप जीआईएस में मॉडलिंग यूज करें तो इस तरह के मॉडल्स आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये टिपिकल देखा है कि आपने अभी बात करी थी कि वर्चुअल रियलिटी, तो एक पूरा आप सिनेरियो जनरेट कर सकते हैं कि एक्चुअल में ग्राउंड में कंडीशन कैसी है। और ये जो रियलिटी आपको दिखाई जा रही है यहाँ पर, ये खाली देखने के लिए नहीं है। अगर ये जीआईएस में बनाई जा रही है तो यहाँ पर आप इसमें मेजरमेंट भी कर सकते हैं। आप इसमें मापन, यानी कोई आप ये देख सकते हैं कि इसमें डिस्टेंस कितनी है, एरिया कितना, हाइट कितनी है, सारी मेजरमेंट यहाँ पर। जैसे यहाँ पर पहाड़ दिखाए गए हैं वर्चुअल रियलिटी में, आप यहाँ पर इन पहाड़ों की आप ऊंचाई भी नाप सकते हैं कि कितने ऊंचे हैं, और वो रियलिटी से काफी नजदीक होंगे। और ये डिपेंड करेगा कि आपने डेटा कैसे क्रिएट किया है, कैसे एक्वायर किया है, आपने कौन सा प्रोजेक्शन सिस्टम यूज किया है, वो सब डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर कुछ चीजें आपको हमेशा याद रखनी चाहिए जब भी आप जीआईएस का उपयोग करें। तो यहाँ पर एक प्रोजेक्शन सिस्टम है, दूसरा इसका स्केल है, और आपकी एक्यूरेसी है और रिजोल्यूशन है। ये 4 पैरामीटर्स हमेशा आपको ध्यान देने होते हैं। सो प्रोजेक्शन सिस्टम जैसे कि ये एक विधि है जिसके द्वारा पृथ्वी की
जो घुमावदार 3D सतह को एक्स एंड वाई निर्देशांकों द्वारा एक 2D फ्लैट मानचित्र या स्क्रीन पर दर्शाया जाता है। तो हमारा आइडिया यह है कि किस तरह से 3D को हम 2D में कन्वर्ट करें। तो ये तकनीक जो है इसको प्रोजेक्शन बोलते हैं। सो यहाँ पर पृथ्वी अथवा पृथ्वी के किसी बड़े भूभाग का समतल सतह पर मानचित्र बनाने के लिए प्रकाश अथवा ज्यामितीय विधियों के द्वारा निर्मित अक्षांश देशांतर रेखाओं के जाल या भूग्रिड को मानचित्र प्रक्षेप कहा जाता है। तो ये तरीका है कि कैसे हम ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट्स लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के फॉर्म में इस 3D सरफेस को कन्वर्ट करें। तो ये टेक्निक को हम मैप प्रोजेक्शन कहते हैं। और दूसरा, अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं तो आप समझ सकते हैं कि जो स्केल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है कि आप जो मानचित्र है या नक्शा है उसमें जो दूरी आप दिखा रहे हैं वो दूरी ग्राउंड में कितनी दूरी है, उसका जो रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं स्केल। तो यहाँ पर अगर जो भी यहाँ पर लिखा गया है कि एक नक्शे पर दूरी और जमीन पर समान दूरी के अनुपात को पैमाने के रूप में जाना जाता है। तो ये स्केल भी आपको याद रखना होता है कि जैसे हम बोलते हैं कि 1:50,000 स्केल, 1:250,000 स्केल। तो ये स्केल भी इंपॉर्टेंट है जो इन्फॉर्मेशन को कि एक प्रकार की एक्यूरेसी कितना गलत सही है उसको भी ये रिप्रेजेंट कर सकता है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी क्या होती है कि डेटाबेस की जानकारी वास्तविक दुनिया से कितनी अच्छी तरह से मेल खाती है। जो भी आपने लिखा क्या वो वाकई फील्ड में ऐसा है, तो ये है आपकी एक्यूरेसी। तो यहाँ पर 3 तरह की एक्यूरेसी कम से कम हम जीआईएस में हैंडल करते हैं। वो है पोजिशनल एक्यूरेसी का मतलब होता है कि अपनी वास्तविक दुनिया के स्थान से वो कितने करीब है। जैसे आपने बोला कि IIRS का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड x, y है। अब ग्राउंड में जब आप जाएंगे तो वो x, y है या थोड़ा सा उसमें चेंज है, तो कितना चेंज है, वो पोजीशन में कितना चेंज है वो दिखाता है कि उसकी पोजिशनल एक्यूरेसी की। दूसरी एक्यूरेसी होती है कंसिस्टेंसी। क्या डेटाबेस में प्रस्तुत मैप फीचर की विशेषताएं वास्तविक दुनिया से मेल खाती हैं, यानी कि जो फीचर मैंने मैप में दिखाया है क्या वाकई ग्राउंड में वही फीचर उपलब्ध है। जैसे अगर किसी फीचर को मैंने सड़क दिखाया है या मैंने बोला कि ये मोटर रोड है, क्या ग्राउंड में भी वो मोटर रोड है या वो कोई पैदल चलने वाला रास्ता है। तो ये जो है ये कहलाता है आपकी कंसिस्टेंसी कि डेटा कितना कंसिस्टेंट है, जो दिखाया गया है वाकई वही है या नहीं है। तीसरा है कि डेटा पूरा संपूर्णता है या नहीं है, यानी अगर मैंने रोड फीचर्स दिखाए हैं तो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण ये होगा कि क्या मैंने जितने भी रोड उस शहर में उपलब्ध हैं सारे की सारी रोड दिखाई हैं या मैंने कुछ ही रोड दिखाई हैं। तो ये भी डेटा की एक्यूरेसी को दिखाता है। तो अगर मैंने 50% रोड ही दिखाई या 70% रोड ही दिखाई, इसका मतलब है कि मेरा डेटा 70% ही एक्यूरेट हो सकता है। 70 से ऊपर एक्यूरेसी मुझे मिल नहीं सकती क्योंकि सारी रोड में सड़कें मैंने उसमें दिखाई नहीं है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है रिजोल्यूशन, सबसे छोटे फीचर का आकार जिसे पहचाना जा सकता है। तो रास्टर डेटा में इससे पिक्सल साइज के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो सबसे छोटा फीचर में क्या इससे कर सकता हूं, आइडेंटिफाई कर सकता हूं, वो रिजोल्यूशन होता है। यहाँ पर रिमोट सेंसिंग में अगर अगली बार जब भी हम सेशन कराएंगे, अगर रिमोट सेंसिंग का कोई टॉपिक है तो वहां पर हम समझेंगे कि रिजोल्यूशन रिमोट सेंसिंग में किस तरह से होता है। उसमें स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन होता है, स्पेशल रिजोल्यूशन होता है, हमारे पास टेम्पोरल रिजोल्यूशन होता है, रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन होता है। ये कई तरह के रिजोल्यूशन ऑलरेडी अवेलेबल हैं, बट अभी हमको इतना समझना होगा कि ये पिक्सल का जो स्मॉलेस्ट साइज है उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। जनरली वो स्पेशल रिजोल्यूशन की कैटेगरी में आता है। ये मॉडल का एक उदाहरण आपको दिखाया गया है, किस तरह से आप लेयर को मिला के एक कंप्लीट जीआईएस का डेटा मॉडल बना सकते हैं। जैसे अगर आप प्रशासनिक सीमाएं हैं, सुविधाएं हैं, वार्ड्स हैं, इमारतें हैं, मलिन बस्तियां, हाइड्रोग्राफी हैं, सड़कें हैं, डिजिटल ऑर्थो इमेजेस हैं, इन सारे को इंटीग्रेट करके आप एक मॉडल जनरेट कर सकते हैं। आगे हम ये भी दिखाएंगे, अभी डिमॉन्स्ट्रेशन में मेरे साथी कमल दिखाएंगे कि आपको जैसे भुवन जियो पोर्टल में ये सारे मॉडल बना के ये डेटा के फॉर्म में या मैप के फॉर्म में किस तरह से उपलब्ध है। तो यहाँ पर एक और मॉडल आपको याद करना होगा, वेक्टर रास्टर के अलावा एक और है, वो है जियो रिलेशनल डेटा मॉडल। ये डेटा मॉडल कई बार हम लोग एक टर्म यूज करते हैं जियो डेटाबेस, ये बहुत कॉमन टर्म है। तो इसमें क्या होता है कि जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या ORDBMS टेक्निक्स हैं, वहां पर हम जीआईएस डेटा को स्टोर करते हैं। तो वहां पर आपको कुछ रिलेशनशिप जो है मेंटेन करनी होती हैं, जो है ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप हैं, टोपोलॉजिकल रिलेशनशिप है, मीट्रिक रिलेशनशिप है, या एट्रीब्यूट्स को स्टोर करना है। तो 4 तरह की इंफॉर्मेशन आपको नेसेसरली वहां स्टोर करनी होती है। एट्रीब्यूट बाय डिफॉल्ट
ये मेथड आपके पास अवेलेबल होता है, बट 3 जो रिलेशनशिप हैं उसको अगर आपके पास ये फैसिलिटी वहां पर उपलब्ध है तो आप अपने जीआईएस डेटा को भी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में स्टोर कर सकते हैं। उससे ये एडवांटेज होगा कि आपको जो आरडीबीएमएस के जो फायदे हैं वो आसानी से मिल जाएंगे। जैसे डेटा की आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी, डेटा की सिक्योरिटी आप बेटर कर सकते हैं, बैकअप आप प्रॉपर ढंग से मैनेज कर सकते हैं, डेटा की रिकवरी आप प्रॉपर कर सकते हैं। तो ये एडवांटेज आपको मिल जाते हैं। बट यहां पर आपको केवल ये याद रखना है कि वेक्टर रास्टर के अलावा भी हमारे पास एक मॉडल है जिसे हम बोलते हैं जियो रिलेशनल डेटा मॉडल। तो जब ये डेटा आपके पास होता है तो इसमें आप क्वेरी रन कर सकते हैं, इसमें एट्रीब्यूट क्वेरी कर सकते हैं, आप स्पेशल क्वेरी कर सकते हैं। जो क्वेरी का मतलब होता है कि आप उससे प्रश्न पूछ रहे हैं, तो यहां पर जब आप एट्रीब्यूट क्वेरी करते हैं तो इसमें एक टेक्निक है, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। इस लैंग्वेज को यूज करके आप एट्रीब्यूट क्वेरी बना सकते हैं। तो और स्पेशल क्वेरी का मतलब है कि लोकेशन स्पेसिफिक क्वेरी। जैसे आपने बोला कि एक किलोमीटर के दायरे में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं। जैसे आपके पास स्कूल है, अगर आप जानना चाहते हैं कि स्कूल के 1 किलोमीटर की रेंज में क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और क्या क्या एमिनिटीज हैं, तो वो आपकी कहलाएगी स्पेशल क्वेरी। ये एक उदाहरण है आपका कि जैसे डेंगू के मरीजों की स्थिति जाननी है आपको। आपने बोला कि जिलेवार पंजीकरण सपोज कितने हुए, और आपने बोला कि 45 से 65 आयु वर्ग के जो डेंगू प्रति 1000 में कितनी मृत्यु दर थी। तो ये हुआ आपका एट्रीब्यूट क्वेरी। तो एट्रीब्यूट में जब भी आपने क्वेरी किया तो वो नॉर्मल क्वेरी रहेगी, बट उसको मैप के रूप में भी आप प्रदर्शित कर सकते हैं। और जब आपने एट्रीब्यूट क्वेरी को मैप में प्रदर्शित किया तो उसमें आप जैसे ही मैप में उस फीचर पर क्लिक करेंगे तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको वहां पर डिस्प्ले करेगा। तो इस तरह की क्वेरी को हम बोलते हैं स्पेशल क्वेरी। और यहां पर देखिए ये एक मैप बना दिया गया। जब भी जो भी एट्रीब्यूट्स क्वेरी से जो प्राप्त रिजल्ट थे उस रिजल्ट के आधार पर एक मैप के फॉर्म में आपने प्रदर्शित किया। जैसे मैंने बोला कि आप मैप भी बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। तो मैप का उदाहरण आपको यहां पर दिखाया जा रहा है। तो जो भी आपको रिजल्ट एट्रीब्यूट से मिला या गुण क्वेरी से मिला उससे आप मैप आसानी से बना सकते हैं। यह है बफर एनालिसिस या प्रॉक्सिमिटी एनालिसिस, इसको निकटता विश्लेषण भी बोल सकते हैं। अगर आपको किसी वस्तु के आसपास के क्षेत्र का निर्माण करना है, जैसे आपने बोला कि मैं जहां पर खड़ा हूं मुझे एक ऐसा रेंज बफर बना दीजिए कि मेरे 2 किलोमीटर रेंज का बफर बनाइए, तो उससे क्या होगा कि वो ज्योग्राफिकल सारे फीचर को कंसीडर करेगा, तो आसानी से आपको मिल जाएगा कि आपके आसपास क्या क्या है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेरी या सिस्टम अवेलेबल है जीआईएस में, जिसे हम बोलते हैं बफर एनालिसिस। और इसके साथ साथ आप नेटवर्क एनालिसिस कर सकते हैं, 2 पॉइंट के बीच की दूरी नाप सकते हैं। तो ये यहाँ पर उदाहरण आपको दिया गया है। तो रास्टर और वेक्टर डेटा की हमने बात करी थी। तो यहाँ पर कुछ ओपन फॉर्मेट आपको याद रखने होंगे। जैसे अगर आप रास्टर डेटा की बात करें तो आपको टिफ एक फॉर्मेट है, जियोटिफ है, जेपेग 2000 है, जीएमएल है, डब्ल्यूसीएस, डब्ल्यूएमएस। ये डेटा के कुछ फॉर्मेट्स हैं जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं। उसके अलावा वेक्टर डेटा फॉर्मेट हमारे पास सेव फाइल्स हैं, जेसॉन है, पोस्ट जीआईएस, जीएमएल, केएमएल, डब्ल्यूएफएस, डब्ल्यूएमएस। ये सब उदाहरण हैं जिसमें हम अपने रास्टर और वेक्टर डेटा को स्टोर करते हैं। ये कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है, और जब ये कंप्यूटर में आप इनको स्टोर करते हैं तो हर फॉर्मेट का अपने कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो वो आपको समझने होते हैं, उसके आधार पर आप निर्णय लेते हैं कि कौन सा फॉर्मेट आपके लिए उचित हो। तो ये बेसिक जानकारी है जीआईएस के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए थोड़ा यूजफुल रहेगी। तो फाइनली हमारा जो कंक्लूजन है, जो निष्कर्ष ये है कि जीआईएस के अपने कुछ फायदे हैं और कुछ सीमाएं भी हैं। नुकसान तो हम नहीं कहेंगे लेकिन सीमाएं कहेंगे, बट उसको आप जो भी सीमाएं पहले समझेंगे फायदे क्या है। सो डेटा के भौगोलिक और विषयगत दोनों घटकों को समग्र रूप से अन्वेषण करता है। मीन्स आपके जो डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन है या आपकी जो ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन है या लोकेशन इन्फॉर्मेशन है उसको साथ लेके ये चलता है। और दूसरा, कोई भी जो आपका जो रिसर्च क्वेश्चन या कोई साइंटिफिक क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ रहा है जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है, उसका आंसर करने की कैपेबिलिटी जीआईएस के अंदर है। अगर आपके पास, आपने बोला कि अगर कि किसी जगह पर क्या है, कंडीशन क्या है, ट्रेंड्स क्या है, पैटर्न्स क्या है, क्या मॉडल्स हैं, सो साइंटिफिक फैक्ट के आधार पर आप इसका जवाब दे सकते हैं। और यहाँ पर जो लार्ज साइज की डेटा है उनको हैंडल करने की टूल्स एंड टेक्निक्स अवेलेबल है। अगर डेटा का साइज बहुत बड़ा है, टेराबाइट्स में है, गीगाबाइट्स में है, तो आप इजीली जीआईएस के अंदर हैंडल कर सकते हैं। और जो अगला जो फायदा यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या है कि जो लोकेशन की जो
स्थान को स्पष्ट रूप से शामिल करने व डेटा के विश्लेषण के लिए टूल्स प्रदान करता है कि लोकेशन को प्रिसाइजली कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है। ये आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर या टेक्निक यहाँ पर अवेलेबल होगी। और जो अगला फायदा इसका है कि जो 2D और 3D विजुअलाइजेशन मीन्स जो भी आपकी रियलिटी है उसको आप वैसा ही प्रेजेंट कर सकते हैं जो वाकई हकीकत में है। तो एक जैसे आपको वर्चुअल सिटी बनाना है, पूरा अपना आपका सिटी है, पूरा शहर है, उसका आप कंप्यूटर में 3D फॉर्मेट में जनरेट कर सकते हैं ताकि आप अपने कंप्यूटर में बैठ के पूरा उसको समझ सकें, प्लान बना सकें, अंडरस्टैंड कर सकें, लिमिटेशन देख सकें। ये एडवांटेज है। कुछ सीमाएं हैं इसकी। जैसे सबसे बड़ी यहाँ पर जो इशू हमारे लिए होता है वो है कि एक अच्छी गुणवत्ता का डेटा कैसे बनाया जाए। तो अच्छी गुणवत्ता, अच्छी क्वालिटी का डेटा बनाना बहुत ही महंगी प्रक्रिया है। आज की डेट में आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे लिडार टेक्निक है या ड्रोन टेक्निक है। अगर ड्रोन का भी एग्जाम्पल लें, अगर आपको फ्लाई करना है पूरे शहर में, ये एक अपने आप में काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग टास्क होगा। तो अच्छी क्वालिटी का डेटा क्रिएट करना बहुत ही महंगा अभी है। हो सकता है फ्यूचर में कुछ नई तकनीक आ जाए तो ये सस्ता भी हो जाए। और दूसरा, कई बार क्या होता है कि जीआईएस के जो सॉफ्टवेयर्स की जो ऑपरेशंस है उनको सीखना एक कंप्यूटर और आईटी बैकग्राउंड के पर्सन के लिए तो ईजी हो सकता है, लेकिन जो इसके एप्लीकेशन यूजर्स हैं कई बार उनको डिफिकल्टी होती है कि जीआईएस के सॉफ्टवेयर की फैसिलिटी को समझना। थोड़ा लर्निंग कर्व थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ी लंबी प्रक्रिया हो सकती है, बट मुश्किल नहीं है क्योंकि आज की समय में जीआईएस के सॉफ्टवेयर बहुत ईजी टू यूज सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जिसको आपको कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होगी। जब आप चलाना शुरू करेंगे तो अपने आप सीखते जाएंगे। और दूसरा इसमें यह है कि ये स्पेशल रिलेशनशिप को तो दिखाता है, लेकिन ये किसी भी प्रॉब्लम का कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं दे सकता है। केवल आपको लोकेशन इन्फॉर्मेशन दे सकता है, डेटा दे सकता है। यहाँ पर हमने बोला कि आपको एक्सपर्ट नॉलेज आपकी जरूरी है। अगर एक्सपर्ट उस डेटा को इंटरप्रेट नहीं कर रहा है या एनालाइज नहीं कर रहा है तो आप हो सकता है कि एक मीनिंगफुल या राइट डिसीजन जीआईएस को लेकर ना कर पाए, क्योंकि कई चीजें हमारी नेचर में ये होती हैं जिसको हम मैथमेटिकली या डेटा के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सोशल एस्पेक्ट्स होते हैं, ह्यूमैनिटीज होती हैं, कई चीजें हमको ऐसे ध्यान देने होते हैं जिसके आधार पर आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं। बट जीआईएस केवल आपको टूल देता है और फाइनल डिसीजन लेने के लिए एक्सपर्ट्स या एक्सपर्ट नॉलेज की जरूरत यहाँ पर होती है। तो आज के लिए यहाँ पर इतना ही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।